नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटी, यानी राजनीति शास्त्र से जुड़ी हुई चीजें हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो राजनीति शास्त्र से जुड़ी हुई चीजें डिस्कस करने में हम मूलतः इसमें मुख्य रूप से जो चीज डिस्कस करेंगे वो है भारत का संविधान, भारत की संवैधानिक व्यवस्था। इन चीजों पर ज्यादा जोर रहेगा, लेकिन भारत की जो राजनीतिक हिस्ट्री है, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, राजनीतिक इतिहास जो भारत का है, उस पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और ये चीजें मैं लेकर के आऊंगा एनसीईआरटी की जो क्लास 9, 10th, 11th, 12th की जो बुक है वहां से लेकर आऊंगा। तो भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में आज जो मैं टॉपिक्स लेकर के आया हूँ वो हैं 3 पार्टियां जो भारत की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। और इसके अलावा भी कुछ और पार्टियां हैं जिसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज हम इन 3 पार्टियों को लेकर के डिस्कस करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि आज के समय में जितनी भी पार्टियां आप देखते हैं, चाहे वो जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो भारतीय जनसंघ से बनी हुई भारतीय जनता पार्टी हो, या कितनी भी पार्टीज आप कम्युनिस्ट पार्टी, आई, सीपीआई, सीपीएम, जो कुछ भी आप देखते हैं, वो सब का सब जो है, सबसे पहले उनका जो रूट था, उनकी जो जड़ें थी, उन सभी की जड़ें हमेशा ही कांग्रेस पार्टी में रही हैं। आजादी से पहले और आजादी के बाद भी, मतलब वहीं से निकली हैं, कांग्रेस पार्टी से उद्भूत। ठीक है, वहां से ही निकली हैं। दे आर जनरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी ओनली। ठीक है। सो आइए सबसे पहले देखते हैं स्वतंत्र पार्टी के बारे में। इन 3 पार्टीज के अलावा भी और पार्टीज हैं, लेकिन उनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्वतंत्र पार्टी के बारे में कुछ फैक्ट्स। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। कई बार इससे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, या फिर आपको अगर जानकारी के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो अवश्य जो है, अगर आप मेंस के एग्जाम में कुछ लिखना चाहें तो वहां पर भी ये काम आ सकती है जानकारियां जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना जो हुई थी, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि कब हुई थी। तो 1959 में ये स्थापित हुई थी। ठीक है। इसका भी रूट किस में था? कांग्रेस से ही आई थी। मैंने आपको बता दिया, कांग्रेस से ही ये सारी पार्टियां एक एक करके निकली हैं। ठीक है। अब 1959 में ये बनी कैसे? 1959 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था नागपुर में। ठीक है। नागपुर रेजोल्यूशन वहां लिया गया 1959 में। जैसे हर साल कांग्रेस की मीटिंग होती है ना, चिंतन बैठक, और अलग अलग मीटिंग्स होती रहती हैं कांग्रेस की, हर पार्टी की होती हैं। तो उस समय कांग्रेस ही थी, तो मेनली बहुत बड़ी पार्टी एक थी। तो वो जो है अपनी मीटिंग हर साल किया करती थी, दिसंबर में हुआ करती थी। 1885 से भी अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे कांग्रेस की, जो आधुनिक भारत के इतिहास में आप पढ़ते हैं, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि हर साल एक इनकी मीटिंग हुआ करती थी कांग्रेस की, और वो वहां पे कुछ डिसीजन लिया करते थे, रेजोल्यूशन पास किया करते थे। ठीक है। उसी तरीके से स्वतंत्र पार्टी का जो है गठन जब हुआ, तो उस साल 1959 में, 1959 में एक नागपुर में वो मीटिंग हुई और नागपुर रेजोल्यूशन लिया गया। उस नागपुर रेजोल्यूशन के बाद ही स्वतंत्र पार्टी, यानी कुछ लोगों का एक ग्रुप था कांग्रेस के भीतर, जो स्वतंत्र पार्टी के नाम से एक अलग पार्टी बना करके कांग्रेस से अलग हो गया। ठीक है। अलग क्यों हुआ? क्योंकि जो स्वतंत्र पार्टी के लोग थे, बेसिकली जो कांग्रेस के अंदर वो लोग जो स्वतंत्र पार्टी बना के अलग हुए, उनकी मांगे कुछ ऐसी थी कि जो प्राइवेटाइजेशन है हमारा, उसको बढ़ावा दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए, और सरकार का रोल, सरकार की भूमिका जो होती है व्यापार में, कम से कम कर दी जाए। ठीक है। लाइसेंस राज को ढीला किया जाए। लाइसेंस राज आप जानते ही हैं। लाइसेंस अगर आपको अप्लाई करना है, लेना है बिजनेस करने के लिए, तो बहुत से प्रोसेसेस से होकर गुजरना पड़ता है। आपके जो बिजनेस है उसकी जांच, जमीन की जांच, जहां पे आपने जगह ली है उसकी जांच, फिर उसके बाद बहुत से क्लियरेंसेस हैं। तो वो जो लाइसेंस राज है उसको वो कह रहे थे कि थोड़ा क्लियर करो, इसे थोड़ा आसान करो, सो दैट प्राइवेटाइजेशन को आराम हो, प्राइवेटाइजेशन आराम से हो सके, जो अपना व्यक्तिगत व्यापार करना चाहते हैं उन्हें आसानी हो। लेकिन जो कांग्रेस थी वो क्या थी? वो सामाजिक और जो व्यक्तिगत, इन दोनों को, व्यक्तिगत व्यापार, इन दोनों को बैलेंस करके चलना चाहती थी। इसका बैलेंस चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि केवल और केवल व्यक्तिगत हाथों में बिजनेस दे दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में वो उस समय नहीं थी, क्योंकि सीधी सी बात है, 1947 के बाद से देश आजाद हुए केवल 12 साल हुए थे, और इस हालत में भारत नहीं था
कि सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए। तो कुछ सोच समझकर ही कांग्रेस के थिंक टैंक ने यह डिसाइड किया था कि प्राइवेट हाथों में सब कुछ नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो इसी वजह से, इस नाराजगी की वजह से ही ये लोग वहां से अलग हो गए। ठीक है, अब इस स्वतंत्र पार्टी के जो संस्थापक सदस्य थे, जिन लोगों ने इस पार्टी कांग्रेस को छोड़ करके स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, उन लोगों में कुछ मुख्य नाम है, जैसे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सबसे पहले ये नाम आता है। उसके बाद है आपके के एम मुंशी। उसके बाद आपका आता है नाम, जिनका आता है वो हैं मीनू मसानी और एनजी रंगा। चौथे हैं एनजी रंगा। तो ये चार लोग थे इंपॉर्टेंट, जो कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, जो कि कांग्रेस को छोड़ करके अलग हो गए थे। और अलग होने का कारण क्या था? अलग होने का कारण था कि जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल है, उसको लेकर के वो डिफरेंट डिफरेंट थे। उनकी सोच डिफरेंट थी और वो चाहते थे कि उनके हिसाब से ही अगर कांग्रेस चले तो ठीक है, नहीं तो हम अलग होकर के अपनी अलग पार्टी बना लेंगे। ठीक है, अब इनके साथ समस्या ये हुई कि अगर ये प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, केवल और केवल व्यापारी वर्ग का, ज्यादा से ज्यादा व्यापारी वर्ग का ही इनको समर्थन मिला। उसके अलावा इनका बहुत बड़ा जो बेस था वो नहीं बन पाया। बहुत ज्यादा बड़ा बेस ये नहीं बना पाए, बहुत बड़ा जनाधार ये नहीं बना पाए, इसीलिए ये पार्टी आने वाले टाइम में समाप्त हो गई। पार्टी का जनाधार कमजोर। ये पूछा जाता है कई बार कि या ये जो स्वतंत्र पार्टी थी वो क्यों फेल हुई, उसके फेल होने के कारण क्या थे। कई बार इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं कि हाँ, आप क्या सोचते हैं। स्वतंत्र पार्टी भी एक पार्टी बनी थी, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा नाम है। तो इस बारे में पूछा जा सकता है कि पार्टी का जनाधार कमजोर क्यों हुआ। तो उसके लिए आपको कारण पता होना चाहिए कि किस वजह से ये पार्टी कमजोर हुई। और इसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जैसे हमने नाम लिया है, तो ये याद रखिए कि ये सबसे पहले व्यक्ति थे भारत के जिनको क्या मिला था, भारत रत्न। भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं दूसरी पार्टी जो डिस्कस करनी है, वो है हमारी सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, अगेन हमेशा की तरह टिप पे एक ही चीज रखिए कि कोई भी पार्टी जो आज की डेट में आपको दिखती है, उसकी रूट्स हमेशा से ही कांग्रेस में रहे। ठीक है, अब ये स्थापित जो की गई थी, सबसे पहली बात कब की गई थी? आजादी से पहले 1934 में की गई थी। एक मिनट, 1934 में स्थापित की गई थी। और ये कांग्रेस के कुछ जो नवयुवक थे, कांग्रेसी जो नवयुवक थे, उनके द्वारा स्थापित की गई थी। इसमें यंगस्टर्स ज्यादा इन्वॉल्व थे सोशलिस्ट पार्टी में। बेसिकली कांग्रेस के अंदर ही एक हिस्सा ऐसा था, आप ऐसे समझ सकते हैं कि कांग्रेस के भीतर ही एक हिस्सा ऐसा बन जाता था कुछ लोगों का। तो उसमें नवयुवकों का, यानी जो यंगस्टर्स थे, उनका एक हिस्सा ऐसा बन गया कांग्रेस के भीतर ही, जिन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। ये लोग क्या थे, ये तुरंत ही सोशलिस्ट पार्टी नहीं बना पाए, मतलब तुरंत नहीं बना देते थे। पहले ये कांग्रेस के भीतर ही आवाज उठाना शुरू करते थे कि सामाजिक मुद्दों पे जोर दिया जाए। कांग्रेस का जो यूजर बेस है, जो सपोर्ट बेस है, उसको बड़ा किया जाए, सामाजिक मुद्दों को आगे लाया जाए, बजाय इसके कि जो एलीट क्लास है, जो बड़े लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, उनको केवल आप स्थान दे रहे हैं। उनकी बजाय आप जो है उनके साथ साथ अगर आप समाज के दूसरे तबकों को भी कांग्रेस अगर महत्व दे, तो उस केस में हमारा जो है ज्यादा भला होगा, देश का ज्यादा भला होगा, देश के लिए ज्यादा हम कुछ कर पाएंगे। तो सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जिन नवयुवकों ने की थी, जिन यंगस्टर्स ने की थी, उनकी मांग यही थी कि इसका कांग्रेस का जो बेस है वो बढ़ाया जाए। ठीक है, अब हुआ ये कि कांग्रेस के भीतर ही सबसे पहली चीज ये कि कांग्रेस के भीतर ही सोशलिस्ट पार्टी यानी सोशलिस्ट जो दल था वो, और कांग्रेस, कांग्रेस प्लस सोशलिस्ट दल, जो सोशलिस्ट पार्टी थी, सोशलिस्ट कांग्रेस। ठीक है, जो एससीपी, सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एससीपी इसको कहते थे, ये दोनों ही कांग्रेस के भीतर ही एग्जिस्ट करती थी। यानी एक धड़े को कांग्रेस के नाम दे दिया गया सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी। लेकिन 1948 में हुआ क्या कि एक रेजोल्यूशन पास किया। ठीक है, एक प्रस्ताव पास किया गया,
1948 में एक प्रस्ताव पास किया, किसने? कांग्रेस ने। कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी उसने एक प्रस्ताव पास कर दिया। क्या प्रस्ताव था वो? कि जो हमारे कांग्रेस है वो और सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये दोनों अलग अलग होंगे। यानी इनको अलग होने को नहीं कहा, कहा कि रहो तो तुम कांग्रेस में ही, लेकिन जिस व्यक्ति ने कांग्रेस की सदस्यता ली है वो व्यक्ति सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकता, और जिस व्यक्ति ने सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है वो कांग्रेस की सदस्यता नहीं ले पाएगा। यानी आप इन दोनों में से किसी एक दल में रह पाओगे, दोनों दलों में नहीं रह पाओगे। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जो हमारी 1934 में जो कांग्रेस प्लस सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी का जो मॉडल चला आ रहा था, उसमें क्या था? उसमें जो मुख्य चीज थी वो थी दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता नहीं, दोहरी सदस्यता। उसमें दोहरी सदस्यता का प्रावधान था, लेकिन 1948 में कांग्रेस ने कहा कि नहीं, कोई चकल्लसबाजी नहीं, कांग्रेस अलग रहेगी, सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो सोशलिस्ट विचारधारा वाले लोग हैं वो कांग्रेस में रह सकते हैं, पार्टी दोनों एक रह सकती हैं, एक एक ही कांग्रेस के भीतर दोनों ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन सदस्यता अगर आप कांग्रेस की लेते हैं तो सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी की सदस्यता आप नहीं ले सकते, एंड वाइस वर्सा, दोनों तरफ से ये ट्रू था। तो इसके बाद ही ये पार्टी अलग हो गई, सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी अलग आ गई। ठीक है। पूंजीवादियों के समर्थन के कारण कांग्रेस का विरोध किया गया, किनके द्वारा? सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा। ठीक है। इसकी जो इसके जो मेन एक सदस्य थे उनका नाम आप याद रखिएगा, उनके बारे में पूछा जाता है, वो हैं आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव ये एक सोशलिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक मेन मेंबर थे, संस्थापक सदस्य थे, और ये याद रखिएगा ये बुद्ध स्कॉलर थे, यानी बुद्धिज्म पे अच्छी खासी जानकारी इनको थी, उन पे अच्छी खासी रिसर्च इन्होंने की थी, तो ही वाज अ बौद्धिस्ट स्कॉलर। ठीक है। लेकिन ये पार्टी बनी तो इसका हुआ क्या, ये कमजोर क्यों हुई? हुआ ये कि जब ये पार्टी अलग हो गई, आजादी के बाद का समय आया, 1955 का समय आया, तो कांग्रेस एक बड़ा ही अच्छा मॉडल था कांग्रेस का, वो बना के रखती थी, या जैसा भी हो, लेकिन ये मॉडल था कि जिस तरह के विरोध के स्वर पार्टी के बाहर दूसरी पार्टियों से उठते थे, यानी विपक्षी पार्टियों से जिस तरह के विरोध के स्वर उठते थे कि कांग्रेस की पार्टी इन विषयों पे या इन मुद्दों पे ध्यान नहीं दे रही, उन्हीं मुद्दों पे बड़े ही आराम से कांग्रेस पार्टी के भीतर ही एक ग्रुप खड़ा हो जाता था। ठीक है। कांग्रेस पार्टी के भीतर ये ग्रुप खड़ा हो जाता था और वो उन्हीं मुद्दों की बात करने लगता था जो कि विपक्षी मुद्दे हुआ करते थे, विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे लाए जाते थे उन मुद्दों की बात करने लगता था और अपनी ही कांग्रेस पार्टी का विरोध करने लगता था, अपनी ही कांग्रेस पार्टी का ये विरोध करने लगते थे। ठीक है, भीतर ही भीतर। तो भीतर ही भीतर विरोध करके ये दिखाते थे कि हम जो है, दिखाते क्या थे, वो करते थे, और इस तरीके से जब वो करते थे तो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी होती थी इन चीजों पे डिसीजन भी लेती थी। ऐसा नहीं है कि अगर सपोज आज के समय में आप अक्सर देखते होंगे कि अगर अपोजिशन पार्टी किसी मुद्दे को लेकर के विरोध कर रही है और जो सिटिंग पार्टी है जो सरकार में है, अगर उसके अंदर भी कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है तो उसकी बोलती ही बंद करा देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि हमें उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है, या धीरे धीरे पॉलिटिकली उनको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, पार्टी में साइडलाइन कर दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस इस मामले में यहाँ पर काफी अच्छा काम कर गई। इन लोगों ने क्या किया कि जब भी कोई विरोध के स्वर जो है कांग्रेस पार्टी के बाहर उठते थे तो ये क्या करते थे, कांग्रेस के भीतर भी वैसे ही स्वर उठते थे, एक ग्रुप वैसे ही स्वर उठाता था, वो कहता था कि जो आपका विरोध हो रहा है उसका कारण ये है, आप इस पे कुछ करते क्यों नहीं, अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते तो हम भी आपके विरोध में हैं। अब होता क्या था, खूबसूरती ये थी कि जब अंदर से ही पार्टी में कोई विरोध करता था तो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी उसके जो मेंबर्स थे वो खुद सामने आते थे और कहते थे कि हाँ आप चिंता मत करिए, हम आपका मंतव्य समझ रहे हैं, आपकी बात समझ रहे हैं, और हम इस बात पर पूरा ध्यान देंगे कि इन मांगों को अवश्य पूरा किया जाए। तो एक तरीके से बाहर जो आवाज उठ रही थी उस आवाज को अंदर ले आते थे अपने ही लोगों के द्वारा, और जो आवाज बाहर थी उसके लिए कुछ ना कुछ समाधान लेकर के आते थे, और हो ये जाता था कि कांग्रेस ने जो जनता की समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए खुद ही प्रयास कर लिया। तो इसकी वजह से क्या होता था कि जो दूसरी अपोजिशन पार्टियां थी, जैसे कि ये समाजवादी पार्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं, सोशलिस्ट पार्टी, इसमें यही समस्या हुई, इनको यही चैलेंज फेस करना पड़ा, क्योंकि ये विरोध कर रहे थे पूंजीवादियों का और लेकर आ रहे थे सामाजिक मॉडल। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, अंदर ही सामाजिक और पूंजीवादी दोनों ही धड़ों को एक साथ मिला करके उपाय देने शुरू कर दिए,
और कांग्रेस एक एस्टैब्लिश्ड पार्टी थी, इस चीज का फायदा उनको मिल जाता था। लोगों के मन मस्तिष्क में ये बैठा हुआ था कि हाँ कांग्रेस है, उन्होंने इस बात को समझ लिया है, दे हैव प्रॉमिस्ड, उनके मैनिफेस्टो में वो चीजें भी आ चुकी हैं जो अपोजिशन उठा रहा था। तो अपोजिशन इस तरीके से क्या हो जाता था, स्ट्रांग नहीं रह जाता था। अपोजिशन की बातें ना कमजोर रह जाती थी, उनकी वैल्यू खत्म हो जाती थी, उनके अपोज का मुद्दा ही खत्म कर देते थे ये अंदर अपने इस तरह की चीजें करके। कांग्रेस वाले अपने ही अंदर इस तरह, अपने कांग्रेस पार्टी अपने ही अंदर इन चीजों को सॉल्व कर लेती थी, तो अच्छा काम करती थी। तो ये एक जो टेक्निक थी जिसकी वजह से क्या था कि जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज थी वो उठ नहीं पाती थी। ये बहुत बड़ा मॉडस ऑपरेंडी रही थी कांग्रेस की जब वो रही थी, और अच्छा है ये, ताकि आप जो है कम से कम विरोधियों के माध्यम से ही सही, कुल मिला के जनता का भला हो रहा था, तो कोई बुरी बात नहीं थी। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें जो प्रमुख नेता हैं उसमें आप देख लीजिए, बहुत ही फेमस फेमस नाम है उनके। जयप्रकाश नारायण एक तो ये थे, उसके अलावा थे आपके अच्युत पटवर्धन, ये नाम आप याद कर लीजिएगा, अच्युत पटवर्धन, ये भी आपके इसके नेता थे, प्रमुख नेता में नाम आप लिख लीजिए। और उसके अलावा था अशोक मेहता जी थे, और उसके अलावा एक और आचार्य नरेंद्र देव, इनका नाम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज के समय में जितनी भी पार्टीज आप देखते हैं, हुआ ये कि जो सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी थी ये कई भागों में टूट गई, कई भागों में एससीपी यानी सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी टूटी, कई भागों में टूट गई। जब ये टूट गई तो इससे बहुत सी पार्टीज आज के समय में जो आप देखते हैं, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, उसके अलावा आपकी जो दूसरी और पार्टी है, एक बहुत ही फेमस पार्टी जो कि यूपी में हंगामा मचाने को तैयार बैठी है, समाजवादी पार्टी। तो ये पार्टी जो है, ये सारी पार्टीज ना ये इसी सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी से बाद में टूट फूट करके ही बनी है। ठीक है, तो ये था आपका सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी का हिस्ट्री। ठीक है, अब हम आते हैं आज के आखिरी टॉपिक पे जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसका क्या मॉडल था, वो क्या थी? सो कम्युनिस्ट पार्टी बेसिकली 1920 में ही एग्जिस्टेंस में आ गई, एस्टैब्लिश्ड इन 1920। किसमें? फॉर्मूला वही है, कांग्रेस के भीतर से ही, ये सब कांग्रेस के भीतर से ही निकली हुई पार्टियां हैं। कांग्रेस के भीतर ही जो कम्युनिस्ट थिंकिंग वाले लोग थे, और कम्युनिस्ट थिंकिंग वाले लोग कौन से थे? वो लोग जो कि बोल्शेविक आंदोलन जो था, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो था, कहां पे हुआ था? रूस में जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था उससे बड़े प्रभावित थे, से प्रभावित। ये वही लोग थे जो इस रिवॉल्यूशन से बड़े प्रभावित थे और चाहते थे कि इसी तरह का चेंज, किस तरह का? ट्रेड यूनियन और उसके अलावा मजदूर संघ, इनके अधिकारों की बात की जाए और इनका अधिकार जो हमारी सरकार है, सत्ता है, उस पर होना चाहिए। मतलब संसाधन जितने भी हैं उन पर मजदूरों का अधिकार ज्यादा से ज्यादा हो, ट्रेड यूनियंस बने, उनके अधिकारों की बातें हो, इन सब बातों को लेकर के इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी एक अलग ही धड़ा बना लिया कांग्रेस के भीतर, और उसी के भीतर रह करके ये काम करते रहे। कब तक करते रहे? 1941 तक ये काम करते रहे। 1941 में हुआ क्या कि जो कम्युनिस्ट धड़ा था कांग्रेस का, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बना, इसने क्या किया? नाजी जर्मनी का वर्ल्ड वॉर टू में, WW2 में साथ देने को कहा। इन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर टू में नाजी जर्मनी का साथ दिया जाए, यानी डिक्टेटरशिप जो उसकी चल रही थी, नाजी जर्मनी के जो तानाशाह की थी, जो हिटलर था, उसकी जो डिक्टेटरशिप चल रही थी, उसने जो उधम मचा रखा था, उसको ये सपोर्ट करने लगे। ठीक है, आज की तारीख में भले ही आप देख रहे हो कि आज की तारीख में जो कम्युनिस्ट सपोर्टर हैं वो रूलिंग पार्टी को कह रहे हैं कि आप जो है डिक्टेटर हैं, आप डिक्टेटर बनने की ओर हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि डिक्टेटरशिप का जो नेचर है वो कैसा होता है। तो शायद इसलिए वो इस गलतफहमी में है कि जो दूसरी पार्टीज भी हैं वो उन्हीं की तरह सोचती हैं और उन्हीं की तरह जो है लाठी डंडे मार पीट करके, उधम मचा करके वो शायद जो है वो भी सरकार इसी तरीके से चलाएंगी और डेमोक्रेसी एक दिन खत्म कर देंगी। लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी की बेसिक आइडियोलॉजी तो यही है। आपने देखा होगा कि जहां पर भी कम्युनिस्ट पार्टी है वहां पर आप
जो है तानाशाही ही देखेंगे, वहां पर आपने आज तक लोकतंत्र अपने असली रूप में देखा ही नहीं होगा। या तो कहीं पे कम्युनिस्ट पार्टी ने जहां शासन किया है, रूस हो चाइना हो, वहां पे कांग्रेस जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहां पे अक्सर आप देखेंगे या तो एक पार्टी की सरकार होगी, दूसरी पार्टीज होंगी भी तो नाम मात्र को, या उसके नेता हमेशा जेल के अंदर ही मिलेंगे आपको। यानी दूसरी पार्टीज को हमेशा ही दबा के रखा जाता है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है ही यही। ठीक है, तो वो आइडियोलॉजी असल में बात यह है कि शुरुआत में जब इसकी शुरुआत हुई तो काफी ज्यादा जो हमारे मजदूर होते थे, जो किसान होते थे या जो मजदूर संघ हुआ करते थे, उनको मारना पीटना प्रताड़ना ये सब चीजें बहुत की जाती थी। तो जिसने बहुत कुछ सहा, सहने के बाद जब वो उसकी स्थितियां सुधरने लगी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आने के बाद, तो उन्होंने यही मान लिया कि जिसकी जो है हाथ में पावर होती है, उसी का सब कुछ होता है। तो इस वजह से पावर को ही उन्होंने सब कुछ मान लिया। और वैल्यूज, पॉलिटिक्स में वैल्यूज को लेकर के बातें कम होने लगी। वो केवल कम्युनिस्ट की बात नहीं है, वो चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे वो आज के तारीख में राइटिस्ट हो, लेफ्टिस्ट हो, कोई भी हो, इन सभी ने देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल वैल्यूज हैं उन सबको ताक पे रख करके राजनीति को एकमात्र उद्देश्य बना लिया है, या फिर ये कह लीजिए कि सत्ता में बने रहने को ही एकमात्र उद्देश्य बनाकर बैठे हैं। तो इस तरह की चीज जो है नाजी जर्मनी को सपोर्ट करके जब इन्होंने करी कम्युनिस्ट पार्टी ने, तो इनका एक विरोध शुरू हो गया, विरोध हुआ। ठीक है, और इसी के परिणाम स्वरूप ये क्या हुए, कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा और बचा है। 1947 में क्या हुआ, इन भाई लोगों ने क्या किया, 1947 में देश से कि हमें सत्ता का हस्तांतरण कर दो, सत्ता चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, सत्ता का हस्तांतरण वो कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में चाहते थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के रूप में भारत के अंदर चाहते थे। और सौभाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। क्यों सौभाग्य मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इन लोगों ने जब सत्ता चाहने की बात की तो उसके लिए चुनाव के रास्ते के बजाय इन लोगों ने क्या किया, उधम मचाया। ठीक है, मारकाट, हिंसा, इन चीजों की तरफ वो गए। यही इनकी मॉडस ऑपरेंडी हुआ करती है। मारकाट हिंसा इन्होंने मचा दी 1947 में, इन्होंने मारकाट और हिंसा मचा दी। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनको जब इन्होंने ऐसा मारकाट हिंसा मचाई तो इनको सैन्य बलों द्वारा रौंद दिया गया। ठीक है, सेना का इस्तेमाल करके भारत की आजादी के बाद इनको उठने नहीं दिया गया, क्योंकि ये देश के टुकड़े जो कि अभी देश अभी जो है बड़ी मुश्किल से हमारे प्रिय नेता जो हमारे वल्लभ भाई पटेल थे, उनकी कोशिशों से बड़ी मुश्किल से एक हो पाया था। और इनकी ये हरकतें पूरे देश को फिर से खतरे में डाल सकती थी, क्योंकि ये इस तरह की हरकत कर रहे थे कि बस सत्ता चाहिए, देश की परवाह इनको नहीं थी। तो आप उस तरह का व्यवहार आज भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन एक आइडियोलॉजी ये एग्जिस्ट करती है भारत के भीतर, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। तो हो सकता है कि आप अगर देखना चाहें, क्लोजली वॉच करना चाहें, तो बिना शब्दों का इस्तेमाल किए बिना आप अपने मन में ये समझ सकते हैं कि वो अब मॉडस ऑपरेंडी आज भी बदली है कि नहीं बदली है। इसी वजह से सैन्य बलों के द्वारा इनको रौंद दिया गया, क्योंकि बड़ी मुश्किल से भारत एक हुआ था, पड़ोस में पाकिस्तान बैठा था जो कबाइलों के जरिए भारत पे हमला करता रहता था। भारत की सीमाएं असुरक्षित थी, अभी सुरक्षित नहीं थी। तो उस समय अगर ये अंदर ही इस तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती तो बड़ी समस्या होती, इसलिए सैन्य बलों द्वारा भारत सरकार ने इनको रौंद दिया। जो अंतरिम सरकार थी उसने इनको रौंद दिया, बुरी तरह से रौंद दिया, बहुत बुरी तरह से रौंदा। ठीक है, और सौभाग्य से फिर इन्हें सत्ता नहीं मिल पाई। तो सौभाग्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनका जो मारकाट हिंसा का रास्ता था उसमें कहीं भी इन्होंने चुनाव की बात नहीं की थी। चुनाव की बात करते ही नहीं है कम्युनिस्ट। एक्चुअली इन्हें लगता है कि अगर सत्ता चाहिए तो पूरी चाहिए, पूरा का पूरा अधिकार हो, कोई दूसरा सत्ता में ना आने पाए, मैं ही मैं, इसके अलावा कोई ना हो। इसलिए चुनाव की बातें ये डेमोक्रेटिक देशों में करते तो हैं, लेकिन आंतरिक रूप से चुनाव को लेकर के इनका क्या हिसाब किताब है वो हम नहीं जान सकते, क्योंकि जितने भी देशों में हमने कम्युनिस्ट सरकारें देखी हैं वहां पे हमने अक्सर यही देखा है कि इन लोगों ने एक तरीके से डिक्टेटरशिप ही, चाहे आप कम्युनिस्ट चाइना में देख लें, कम्युनिस्ट रशिया में देख लें, या कहीं पर भी देख लें। रशिया तो फिर भी काफी अच्छा है, उसने काफी अपना अपने आप को चेंज किया आने वाले समय के बाद, यूएसआर के बाद। तो आज के देश में, आज की डेट में वो एक अच्छा उदाहरण बन करके उभर रहा है ऐसे देशों का जो कि बैलेंस बना के रख सकते हैं। ठीक है, तो वो सही है। लेकिन अगर आप चाइना देखें या दूसरे देश देखें, वहां पर आपने देखा होगा बड़ा बुरा हाल है। तो समय के साथ कुछ देशों ने अपने आप को चेंज किया, लेकिन कुछ की हालत आज भी बड़ी खराब है। तो इसी वजह से इनको रौंद दिया गया, क्योंकि ये क्या करते थे, चुनाव की तरफ नहीं जा रहे थे। लेकिन बाद में जब इनको रौंद दिया गया, जब इनको अकल आ गई, तो 1951 में इन्होंने चुनाव का रास्ता अपनाया। ठीक है, 1951 में उन्होंने कहा कि हम चुनाव में ही जाएंगे।
लेकिन चुनाव में भी इन्होंने क्या जीत ली, 16 सीटें जीत के दिखा दी। एक अच्छा प्रतिशत था कांग्रेस के सामने, क्योंकि कांग्रेस ने 389 सीटें जीती थी और उसमें जो है 16 सीटें जो है अलग से फिर ये जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है उसने जीत ली थी। तो ये जो 16 सीटें थी ये सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बन के उभरी। मतलब ये कि 389 के सामने जो सेकंड हाईएस्ट था वो 16 था। आप समझ सकते हैं क्या हालत थी कांग्रेस के आगे बाकी पार्टियों की। तो 16 सीटें जीत करके इसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इसका जो मुख्य गढ़ था वो था केरल। केरल में ही आपने देखा होगा कि आज भी केरल में कम्युनिस्ट पार्टी या फिर जो लेफ्ट है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है इसी वजह से। और केरल हुआ, केरल के अलावा आंध्र प्रदेश, एपी, और उसके अलावा कोलकाता, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते। कोलकाता ये भी एक ऐसी जगह थी जहां पे कम्युनिस्ट का गढ़ मजबूत था। ठीक है, तो ये 3 राज्य थे जहां पर ये बहुत स्ट्रांग थे। उसके अलावा इनके कुछ मुख्य नेताओं के नाम आप देख लीजिए। ए के गोपालन थे। ये 1964 में जो है सीपीआईएम इसमें शामिल हो गए। ठीक है, 1964 में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी ये टूट गई थी। टूटने के बाद फिर जो है ये के गोपालन जो इसके संस्थापक सदस्यों में से थे वो सीपीआईएम में ज्वाइन कर गए। ये केरल से थे, ये केरल के नेता थे। ठीक है, उसके अलावा कुछ और नाम याद रख लीजिए। एस ए डांगे। उसके अलावा तीसरा नाम है आपका ईएमएस नंबूदरीपाद। इनके बारे में अगर आप चाहें तो अलग से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। संस्थापक सदस्य के नाम के तौर पे आप जान सकते हैं। एक बार को इनके बारे में कुछ पढ़ लीजिए, समझ लीजिए तो बात काफी है। पीसी जोशी थे। उसके अलावा आपके थे अजय घोष। घोष से आप समझ ही रहे होंगे, ये बंगाल से थे। सो यही था हमारा जो है 3 मुख्य पार्टियां, इनके उद्भव का कारण, इनके पतन का कारण और इनके स्ट्रगल का कारण। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सबसे पहले केरल में सरकार बनाती है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो कांग्रेस किस तरीके से अपनी मोनोपोली बनाए रख पाई और किस तरीके से जो उनके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज बनकर खड़ा हुआ वो केरल राज्य जो था, जहां विधानसभा चुनाव में सबसे पहली बार 1959 में ही जब कांग्रेस को झटका लगा, उन्हें देखना पड़ा कि उनके सामने एक पार्टी खड़ी हो गई है जो एक राज्य में सरकार बना पाई है। तो उसके बाद क्या क्या हुआ, किस किस तरीके से चीजें चली, उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। कांग्रेस डोमिनेंस हमारा अगले वीडियो का मेन टॉपिक होगा। सो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। और प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो। इसके अलावा इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत सी चीजें यहाँ पर धीरे धीरे करके अपलोड होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।